वह आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो पोर्शन आप लोग का है इकोनॉमी का, ध्यान दीजिए कि जो अर्थव्यवस्था है वह होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स है, इसके पिता यानी कि कई बार पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अर्थव्यवस्था आपकी है, अर्थव्यवस्था का पिता जो कहा जाता है, यानी फिर कह सकते हैं हिंदी में जनक जिन कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि एक इनकी पुस्तक है, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, क्या नाम है, वेल्थ ऑफ द नेशन। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई है, और इन्हीं को जो अर्थव्यवस्था है उसका पिता या फिर उसका जनक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आप लोग का इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसको हम अगर टुकड़ों में इसको बांट के देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो देखिए जो अर्थव्यवस्था है इसको अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, अर्थ की व्यवस्था करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ की व्यवस्था करना, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो कि अर्थ मतलब आर्थिक, ठीक है, अर्थ मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, आर्थिक रूप से, ठीक है, जो कि आर्थिक गतिविधियों के नियम से जुड़ी हुई हो, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके रूल्स से एक एक तरह से ये क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो व्यवस्था आपकी आती है, अर्थ के बारे में मैंने बताया कि आर्थिक, और यहाँ पे व्यवस्था जो आपकी है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसका तात्पर्य क्या होगा कि किसी भी देश की उस आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी देश के, चाहे वो हमारा भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, या चाहे आपका श्रीलंका हो, उस देश के कानून, नियम और परंपराओं के अनुसार जो भी आर्थिक लेन देन करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक, सिंपल से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो किसी भी देश की जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वह किसी भी रूप से हो, लेकिन अधिकतर जो रूप होता है वो आपका वह पैसों का लेन देन के होता है। ठीक है, तो जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का, जैसे हम हैं और हम भारत के निवासी हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने देश के जो हमारा कानून है, हमारे जो नियम है, हमारे जो परंपराएं हैं, उनके अनुसार अगर हम आर्थिक लेन देन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था जो आपकी है वह मुख्य रूप से क्या होती है, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था हम लोग के यहाँ देखने को मिलती है। हम लोग के यहाँ मतलब पूरे विश्व में जो है उसे तीन प्रकार से देखा जाता है। लेकिन हम अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण करें, यानी कि हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं अर्थव्यवस्था का, तो वह केवल दो होती है। क्लासिफिकेशन, एक मिनट, देखिए क्लासिफिकेशन, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम दो प्रकार से इसको बांट सकते हैं। पहला जो है वह आपका है कि संसाधनों पर नियंत्रण संबंधी वर्गीकरण, यानी कि बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पहला जो प्रकार आपका होता है वह संसाधनों पर नियंत्रण संबंधी वर्गीकरण से है, और दूसरा जो होता है वह विकास संबंधी वर्गीकरण से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे वह आपका होता है कि जो हमारा पहला है कि बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों पर नियंत्रण संबंधी जो वर्गीकरण है उसके आधार पर हम देखें तो पूरे विश्व को तीन भागों में बांट सकते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है वह तीन प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। या फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि राज्य या सरकार के नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वह तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहली जो होती है
वह आपकी कौन सी होती है, उसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड जो आपकी होती है वह आपकी क्या होती है, सोशलिस्ट होती है, ठीक है, सोशलिस्ट। और थर्ड जो आपकी होती है वह होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यही तीनों जो है वह किसी भी राज्य या फिर किसी सरकार के नियंत्रण के आधार पर हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकेंड आपका है कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है आपका कि यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि सभी को, कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केवल और केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी देश को वर्गीकरण करेंगे किस आधार पर, किसी भी सरकार के नियंत्रण या फिर उसकी भूमिका के आधार पर, तो तीन सवाल आप जरूर पूछेंगे। क्या पूछेंगे आप, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए, उसके बाद सेकेंड जो सवाल आप पूछेंगे, कितना बनाया जाए, कितना बनाया जाए। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बनाया जाए, ठीक। और तीसरा जो आपका है वह है किसके लिए बनाया जाए, किसके लिए, किसके लिए बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं ये तीनों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको जिक्र किया है तीन चीजों के बारे में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। और यही तीनों जो आपके हैं, ये आपके तीनों के तीनों प्रकार को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे समझिएगा। जब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यानी कैपिटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम परिभाषित करते हैं इन तीनों के माध्यम से। यानी कि जब भी कोई निजी व्यक्ति, निजी व्यक्ति का मतलब जैसे हम हैं, और हम क्या करते हैं कि किसी भी देश की समस्या, और वो समस्या क्या है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या है आपके प्रॉब्लम है, क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, ये तीनों क्या है आपकी परेशानियां हैं। किसकी परेशानी है, किसी भी देश की परेशानी है। मान लेते भारत की परेशानी है कि क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, तो ये आपकी भारत में जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे भारत में जो एक व्यक्ति आता है वह है आपका अनिल अंबानी। मान लेते हैं अनिल अंबानी नाम का एक व्यक्ति है, और वह क्या करता है कि हमारे देश में समस्या है, ठीक है, और उस समस्या को क्या करता है कि जवाब देता है, उस समस्या का जवाब देता है कि हाँ मेरे पास का सॉल्यूशन है। यानी कि जब भारत में बहुत सारे मतलब जो मोबाइल कंपनियां हैं या टावर वगैरह हैं, तो ये जब महंगे बहुत ज्यादा थे, तो जियो आया एक क्रांति के रूप में, और उसने क्या किया कि क्या मतलब क्या बनाया जाए, मतलब ऐसा क्या चीज बनाया जाए कि सभी के हाथों में मोबाइल हो सके, सभी लोग अपनी बात कर सके। कितना बनाया जाए, अब कितने लोगों के लिए बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, तो किसके लिए बनाया जाएगा, गरीब मजदूर के लिए, कि वह भी क्या करे, एक महीने में 99 का रिचार्ज करके अपनी बात कह सके, ठीक है। तो ये तीनों चीजों के का जो तीनों यहाँ पे जो आपके प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों का जवाब किसने दिया, अनिल अंबानी ने दिया। तो अनिल अंबानी वह क्या हुआ, एक प्राइवेट व्यक्ति हो गया, यानी एक निजी व्यक्ति हो गया। और ये जब कोई निजी व्यक्ति क्या करता है कि किसी भी देश की समस्या, और उस समस्या क्या हो सकती है, क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, जब इन तीनों का जवाब वो देता है, तो वह क्या हो जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हम अगर बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था। यानी कि जब किसी अर्थव्यवस्था में उठे हुए जो सवाल होते हैं, कौन से सवाल आपके, क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, इसका जवाब सरकार के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है, अगर उसके द्वारा दिया जाता है कि क्या बनाया जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो कोई भी चीज बोल रही है कि हम ये चीज बनाएंगे, ठीक है, उसमें वो बोल रही है कि हाँ क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, और तीनों सवालों को जवाब मोदी गवर्नमेंट देती है, तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यही बात हम सेम लागू करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी पे।
मिक्स्ड इकोनॉमी में जब कोई समस्या आती है, समस्या कौन सी आपकी, क्या बनाया जाए, कितना बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, यानी जब इन समस्याओं का जवाब कौन देता है, एक पूंजीवादी यानी कि एक पर्सनल व्यक्ति, एक व्यक्तिगत व्यक्ति, और एक क्या करता है आपका मतलब हो सकता है कि सरकार, दोनों जब मिल के होती हैं, यानी कि दोनों जब मिल जाती हैं, प्राइवेट व्यक्ति भी मिल जाता है और गवर्नमेंट व्यक्ति भी मिल जाता है, और जब दोनों इन तीनों सवालों का जवाब देते हैं तो वह आपकी अर्थव्यवस्था क्या बन जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है आपकी। समझिए आप लोग यहां तक। देखते हैं कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि तीन अर्थव्यवस्था आपकी होती हैं, ठीक है, किसके आधार पर, संसाधनों के आधार पर, या फिर कह सकते हैं कि राज्य या सरकार के नियंत्रण के आधार पर। अब यहाँ पे जानिएगा कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि आपकी किस में आते हैं, कैपिटलिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग उसको रखते हैं, सोशलिस्ट के अंतर्गत रखते हैं, मिक्स्ड के अंतर्गत ये रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल से, अगर बात करें कि कोई भी अर्थव्यवस्था जो कैपिटलिस्ट होगी, यानी कि वहां पे केवल और केवल पूंजीवादी व्यक्ति होंगे। पूंजीवादी जब व्यक्ति होंगे तो वह क्या करेंगे, अपने लाभ के लिए कार्य करेंगे। किसके लिए कार्य करेंगे, लाभ के लिए कार्य करेंगे। यानी कि जहां भी आपका कोई भी देश जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह किस पर आधारित आपकी है, तो लाभ पर, यानी कि वहां पे वह अपने लाभ के लिए कार्य करेगा, न कि किसी जनता के लाभ के लिए करेगा। सिंपल सी बात हो गई। और यहाँ पे सेकेंड चीज जो आपकी सेकेंड आपका अर्थव्यवस्था मैंने बताया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वह किस पर आधारित होती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वह समाज कल्याण पर आधारित होती है, ठीक है, किसके आधार पर, समाज कल्याण पर आधारित होती है। तीसरी जो अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया वह मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया, ठीक है, कौन सी आपकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने आपको बताया है। अभी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह किस पर आधारित होती है, तो यह आपका क्या होता है, वह अर्थव्यवस्था जहां पर की सार्वजनिक एवं निजी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जहां पर लाभ भी हो और उसके साथ साथ आपका क्या हो, समाज कल्याण भी हो, तो ये दोनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जिनमें अगर हम बात करते हैं कि हमारा देश अगर हम पूछ लिया जाए कि भारत जो है वह किस प्रकार का देश है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है, किस प्रकार का देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। चले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पे केवल और केवल हम जो हमारे सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज कल्याण पर आधारित होता है, तो समाज कल्याण पर आधारित जो देश है वो आपका सोवियत रूस है, ठीक है, क्या है आपका, सोवियत रूस है। यानी यहाँ पर कोई भी पूंजीवादी व्यक्तियों का पनपने नहीं दिया जाता, यहाँ पे सारा कार्य जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो वह सरकार के द्वारा होता है। तो सोवियत रूस जो है आपका वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वही अगर हम बात करते हैं कि जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो जिनमें मैंने आपको बताया कि हमारा देश स्वयं जो आपका भारत है वह भी आपका क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा और भी देश हैं, जैसे आपका हो गया कनाडा हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, ये सभी के सभी क्या है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसे दो भागों से भी मतलब डिवाइड करते हैं, पहला संसाधनों पर नियंत्रित, और सेकंड जो आपका मैंने बताया था वह आपका होगा विकास संबंधी। जो विकास से संबंधित अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें पहले जो आपकी अर्थव्यवस्था है, मैं शॉर्टकट में भी लिख रहा हूँ, आपका डेवलपमेंट इकोनॉमी, ठीक है, क्या आपका है, डेवलपमेंट इकोनॉमी है। सेकेंड जो आपका है वह कौन सा आपका है, वह डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, क्या है आपका, डेवलपिंग इकोनॉमी। और तीसरा जो आपका आता है वह कौन सा आपका है, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होता है, ठीक है। और ये जो तीनों होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पहला जो होता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था, यानी हम ऐसे कौन से देश हैं जिनको हम ये बोल सकते हैं कि आपका विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। या फिर सेकंड जो आपका है वह आपका है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग मतलब होता है जहां भी आईएनजी लगा होता है वो समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस में है, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूडीई यानी कि आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब ये करके मैं समझाता हूं कि क्या होता है आपका। पहला जो होता है वो आपका होता है डेवलप्ड इकोनॉमी। ध्यान से समझिएगा और एक बार आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए
विकसित अर्थव्यवस्था को मापने का हम अगर बात करें कि कोई इसको माप सकता है, तो बिल्कुल इसको मापा जा सकता है, लेकिन कोई पैमाना जो है वह आपका फिक्स नहीं है कि हम कैसे मापें कि यह आपका जो देश है वह आपका डेवलप्ड हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मतलब चूंकि हम लोग जहाँ पे उस देश के रहने का जो स्तर होता है, यानी कि किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं वह रह रहे हैं, रहने का स्तर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो चीज बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि उनका जनजीवन में जो तकनीक है उस तकनीक का कितना बड़ा योगदान है, यानी कि कितना बड़ा योगदान हुआ तकनीक का है, उसके आधार पर हम यहाँ पे देखते हैं। तकनीक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वर्तमान समय में जैसे मोबाइल वगैरह हो रही है और कितना विकसित हो चुका है हम लोग का तकनीक है, ठीक है, इसका कितना प्रभाव हम लोग उस देश पर देखते हैं, उसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यह देश आपका क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में विकसित हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे बहुत मायने रखती है कि उस देश की जीडीपी क्या है, ठीक है, क्या है जीडीपी उसकी क्या है। और यह जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है या फिर जीडीपी का जो वैल्यूम होता है, यही आपको बताता है कि वह देश आपका डेवलप्ड में है, डेवलपिंग में है, या फिर आपका अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्री है उनमें सबसे पहले आपका हम बात करें तो आपका यूएसए आता है। यूएसए यानी आपका अमेरिका जो है वह सबसे पहले आता है। इसके बाद आप फ्रांस का नाम ले सकते हैं, ब्रिटेन का नाम ले सकते हैं, जर्मनी जो है वह भी आपकी क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। यानी यहाँ पर क्या है कि उनके रहने का जो ढंग है वो बहुत बेहतरीन है, वहाँ पे जो तकनीक है उस तकनीक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जीडीपी जो है वो बहुत अच्छे पैमाने पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसे देश हैं जिनको हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में कह सकते हैं। सेकेंड जो हमारा आता है वह आपका है डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी डेवलपिंग कंट्री के रूप में भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिस प्रकार से हम जो आपकी विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसको पैमाना नहीं होता है कोई मापने का, ठीक उसी प्रकार से जो भी देश पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं, विकसित मतलब कि जो हम पैमाना भी बताएं कि रहने का स्तर, जनजीवन, तकनीक का प्रयोग, जीडीपी का वैल्यूम, जीडीपी का ग्रोथ रेट, ये सब के सब जो है उस देश में विकसित नहीं होता है, या फिर तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो जो जीडीपी रेट है या फिर जीडीपी का जो वृद्धि दर है वह क्या आपका कम है डेवलप्ड कंट्री से, तब उसको क्या बोल सकते हैं कि यह विकासशील अर्थव्यवस्था है। यानी कि प्रति व्यक्ति अगर हम आय भी देखते हैं, पर इनकम कैपिटल, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अगर हम भी देखते हैं तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आय है वो अगर बढ़ रही है और जनजीवन तकनीक का जो इस्तेमाल वह भी धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, पटरी पर आ रहा है, और जीवन की जो प्रत्याशा है वह भी अच्छी हो रही है, तो वह देश को हम लोग क्या रखेंगे, विकासशील देश के रूप में उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। जिनमें हमारा भारत भी क्या है आपका विकासशील देश की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत में भी क्या कर रहा है, वर्तमान समय में हमारे यहाँ भी तकनीक का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। वर्तमान समय में आप लोग देख भी रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अक्सर करके ऑफलाइन पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करते थे, आज ऑनलाइन पढ़ाई पर आ चुके हैं। जो मास्टर साहब जो थे वह क्या करते थे कि मतलब एक तरह से अपने धोती कुर्ता में आते थे, पढ़ाते थे वहां पे जाकर विद्यालय में, वो भी आकर के ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो भी चीजें हैं वो अब धीरे धीरे बदल रही हैं। यानी कि पहले हम लोग अल्प विकसित में थे, फिर यहाँ पे विकासशील देशों में आ गए हैं, और हो भी सकता है कि जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल करके आईएएस बीडीएम वगैरह बने, या फिर बहुत बड़े उद्यमी आप लोग बन जाए, तो हमारे देश को आप लोग क्या करें कि विकासशील से विकसित देश को अग्रसर करने के लिए एक दिन रात आप लोग कोशिश करेंगे, तो हम लोग का देश जो है वो भी क्या हो जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ना, कि हमारा जो जनजीवन है, यानी कि किसी भी देश का जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का जनजीवन और उस व्यक्ति का जो प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति जो आय होती है, या फिर कह सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल जो होता है, वही ये तय करता है कि कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश आपका विकसित में है, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं तो भारत जो हो गया वह पहले नंबर पे आता है, ठीक है। और भारत हो गया, इसके अलावा आपका जो मतलब अन्य देश आपके दक्षिण अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका जिसको, ब्राजील हो गया, ये सभी के सभी जो देश हैं वह क्या है आपके डेवलपिंग कंट्री के रूप में माने जाते हैं। अब तीसरा जो आपका आता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि अंडर
डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है कि यह जो आपका शब्द है ना, वह मतलब बहुत ही कम यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों कम किया जाता है? क्योंकि जो देश है वो या तो विकासशील है या फिर विकसित देश है। लेकिन फिर भी हमारे अर्थव्यवस्था में अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो अक्सर आपको टीचर्स या फिर कोई भी जो है, जैसे मैं ही पढ़ा हूँ तो हमारे टीचर्स जो है वो भी पता है कि जो तीसरा आपका भाग है अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये बहुत ही नाम मात्र रह चुके हैं। तो इनका मतलब मतलब जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी देश है वो अब किस में आ रहे हैं? विकासशील देशों में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो आप कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वह बहुत ज्यादा रहता है। जहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा होता है वह देश क्या होता है कि वह देश आपका अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में चला जाता है, ठीक है। और इसका अलावा जिस भी देश की जो एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत कम होती है, मतलब एजुकेशन ना के बराबर होती है, ठीक है, उस वह देश भी आपका क्या होता है? अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। और जनजीवन में तकनीक का इस्तेमाल कहें तो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। और जीडीपी रेट तो माने कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी दर बिल्कुल बढ़ती जा रही है, जनसंख्या मतलब एक परिवार में 15 से 20 बच्चे होते जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। केवल मतलब वहां पे जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है और जनजीवन जो अस्त व्यस्त चल रहा है, सब कुछ हम छीछा लेदर हो चुका है उस देश में। तो वह देश हम लोग क्या कहेंगे? वह अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में मानेंगे। और ये देश अक्सर करके आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आपको अफ्रीकन कंट्री में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो अफ्रीकन कंट्री हैं वहां के जो देश होते हैं वह क्या होते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है, उस अर्थव्यवस्था का प्रकार को भी हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग का जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो आपका यहीं पे समाप्त होता है। और आखिरी हमारे जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वह देखिए आपके दो प्रकार हैं, ठीक है। मतलब जो आखिरी आपका है वह हम लोग दो प्रकार से पहले आपको बता दें कि यह किस आधार पर हम इसको दो प्रकार में बांटते हैं। यानी कि विदेशी देशों के साथ संबंध के आधार पर, जो विदेशी देश है यानी कि मतलब फॉरेन कंट्री हैं, विदेशी देश के साथ जो संबंध होता है उसके आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, हमारी नहीं मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था होती है, वह दो प्रकार की अर्थव्यवस्था आप यहाँ पे कह सकते हैं। पहले जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। सेकेंड जो आपका है वह हम लोग ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ओपन इकोनॉमी, ठीक। अब ये समझिए कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और ओपन इकोनॉमी क्या होता है। क्लोज्ड का मतलब होता है आपका बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं आपका कि जहां पर एक्स किसको डिनोट करता है? एक्सपोर्ट को, ठीक है, एक्सपोर्ट को। और वहीं पे आपका जो एम डिनोट करता है वह किसको करता है? इंपोर्ट को, इंपोर्ट। यानी कि जिस भी देश के साथ, ठीक है, अगर किसी देश के साथ किसी देश का कोई भी ना एक्सपोर्ट हो ना कोई इंपोर्ट हो तो उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं? बंद इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का आप लोग देख लीजिए तो यहाँ से ना कुछ इंपोर्ट होता है ना ही कुछ एक्सपोर्ट होता है, और अगर होता भी है तो उस पर 100% आपका क्या लगाया जाता है? एफडीआई लगाया जाता है, यानी उस पर टैक्स लगा दिया जाता है कि 100% टैक्स लगेगा, जितने का वस्तु रहेगा उतना परसेंट आपका टैक्स लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल ही शून्य हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और सेकंड जो हमारी आती है वह आपकी खुली अर्थव्यवस्था होती है, यानी ओपन इकोनॉमी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अभी ओपन इकोनॉमी क्या होती है? यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर किसी देश के किसी अन्य देश के साथ कोई संबंध हो, चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर आपका आर्थिक हो या फिर आपका सांस्कृतिक संबंध हो, यानी किसी भी देश के साथ यहाँ पर चाहे वो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संबंध हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। समझिए आप लोग यहाँ पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था और एक क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था। तो ये जो सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था होती है यह क्या होती है?
वैश्वीकरण की पहचान होती है, वैश्वीकरण की पहचान होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये वैश्वीकरण जो आता है ना, एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वह होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण करते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो मतलब कर सकते हैं कि मतलब मान लेते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया अपनी इकोनॉमी को क्या करता है कि जब हमारा मतलब देश आजाद हुआ था, उसके कुछ साल बाद क्या हुआ था कि इंडिया सारी चीजें अपने देश में करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब हमारा देश दिवालिया होने लगा, तो यहाँ पर उसको जो मतलब इंटरनेशनल बैंक है उसके द्वारा लोन दिया गया। तो लोन देने की शर्त रखी गई थी कि इंडिया जब तक अपने देश में क्या करेगा कि विदेशी कंपनी जो रहेंगी, मानने की बाहर की जो कंपनियां रहेंगी, अगर उनको आने की यहाँ पर कहते हैं ऑर्डर देगा, उनको यहाँ पे छूट देगा, तो वह क्या हो जाएगी, तो वहां पे उनको क्या हो, लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस प्रकार से भारत की जो अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था, इसको हम लोगों ने क्या किया, वैश्वीकरण पे क्या किया, अपने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, इन ओपन कर दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या करता है, एकीकरण करता है। क्या करता है, एकीकरण। एकीकरण के क्या मतलब होता है कि वह एक यूनिटी बना लेता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया अगर पूछा जाए आपसे, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो वैश्वीकरण का प्रक्रिया का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं उनको समाप्त करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चाहे वह भारत अमेरिका का व्यापार संबंध, तो उसमें जो भी समस्या होती हैं उनको समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। लेकिन जब आप लोग गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि जो हमारी खेती वगैरह होती है वो अभी भी पुराने मतलब जो आप कह सकते हैं कि पुराने तरीके से होती है, मतलब जो तरीका उनका है वो अभी भी नहीं बदला है। जैसे अगर वर्तमान समय में देखें कि इस समय मतलब कह सकते हैं कि जो धान है उसकी रोपाई का समय हो रहा है, तो रोपाई भी जो महिलाएं हैं वही कर रही हैं, है ना। मतलब एक खेत में अगर 1 बिस्सा खेत है तो 1 बिस्से खेत में 4 से 5 महिलाएं उसमें लगी रहती हैं। लेकिन अगर यही चीजें क्या हो जाए कि मशीन उनकी जगह पे ले ले और वह परिवर्तन हो जाए उसमें, तो वो क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में सारी चीजें करके रख देगा। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, कृषि के कारण से हमारे जो मतलब जो हमारी परंपरागत कृषि व्यवस्था है ना, उसके कारण भी हम लोग का जो अर्थव्यवस्था वो पिछड़ा हुआ है। पहली चीज। सेकंड चीज जो हमारी जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या। अभी वर्तमान समय में आप लोग को याद होगा कि मोदी जी ने बोला कि हमने क्या किया है कि चीन के बाद 200 करोड़ 200 करोड़ कोरोना का टीका लगाया है। और हमारी आबादी जो है 2011 के अनुसार 1.25 अरब है ना, 1.25 अरब है। अभी 1.25 अरब से हमारी जो आबादी हो गई है 10 साल में 200 करोड़ हो गई है, यानी कि 75 करोड़ हमारी जो आबादी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, और ये बच्चों को छोड़ करके बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझिए कि जो हमारी मतलब कह सकते हैं कि जनसंख्या है, ये जनसंख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। मतलब एक एक जो गार्जियन है वो 4 से 5 बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है उनको। और इस कारण से भी हमारा जो अर्थव्यवस्था है ना वो पिछड़ते जा रहा है। ठीक है, पहली कारण हमारा कृषि हो गया, दूसरा कारण हमारा क्या हो गया, जनसंख्या हो गया। तीसरा कारण जो होता है वह क्या होता है कि वर्तमान समय आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, तो क्या करो कि पकौड़ों का ठेला लगा लो, पकौड़ी का ठेला लगा लो, या फिर चाट गोलगप्पा बेचने लगो। तो क्या भैया ये चाट गोलगप्पा बेचने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था वो संभल पाएगी? नहीं संभल पाएगी। ये तो प्रति व्यक्ति इनकम जो होगा वो संभल पाएगा। तो हमारी प्रति व्यक्ति इनकम जो होगा वो किसके द्वारा संभलेगा? उद्योग के द्वारा। अगर कोई यहाँ पे लड़का के पास कोई टैलेंट है और वह अपनी कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है उद्योग के लिए, तो उद्योग के लिए सरकार जो पैसे नहीं देती है। यहीं पे अलग जो आपके अडानी साहब हैं उनको क्या किया जाएगा कि मतलब लोन पे लोन दे दिया जाएगा, लेकिन जो हमारे नवयुवक हैं उनको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा या फिर उनको कोई सहायता नहीं की जाएगी कि वो अपना उद्योग शुरू कर पाए। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जिनके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था वो पिछड़ी हुई है। पहली हमारी कारण है आपका कृषि, दूसरा हमारा जनसंख्या है, और तीसरी जो हमारा सबसे बड़ा कारण है वो आपका उद्योग है। तो समझ गए आप लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पिछड़ने का कारण 3 है, उद्योग, कृषि और हमारी जो जनसंख्या है, यानी जनसंख्या विस्फोट है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
ठीक है बच्चों में मान लेते हैं आपके घर में 4-5 भाई बहन है आपके माता पिता के, ठीक है, और 5 भाई बहनों में मान लेते हैं कि एक जो व्यक्ति हो वो क्या होता है कि बेकार निकल गया, तो उस एक व्यक्ति को, ये सब माँ बाप को तो बेकार नहीं ना बोल सकते हैं, तो ये जो एक व्यक्ति होगा यही आपका जो बेरोजगारी फैलाता है। चार तो अपने काम धाम में लग जाएंगे, कोई सरकारी नौकरी पा जाएगा, कोई अपना बिजनेस खोल देगा, लेकिन एक जो व्यक्ति होगा वह क्या करेगा कि किसी दुकान पे जा करके दारू शराब गुटखा पान खाएगा, और यही हमारा क्या करेगा, यही बोलेगा कि मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, और कुछ करेगा ये नहीं। तो इसी एक, और अगर इसी प्रकार से हम मतलब परिवारों को जोड़ते जाएं तो एक हमारी श्रृंखला जो बनेगी उसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगार निकलेंगे वो मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से जिसे विस्फोट होता है ना, मतलब उस तरह की आपकी जनसंख्या आपको निकल के आएगी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं कि अगर जो व्यक्ति है वह अगर अपने आप सोचने लगे कि हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, हमें सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है, तो वह क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेरोजगारी जो है वो आपकी कम होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। हम अपनी बात करें तो हम खुद भी यहाँ पर 2018 में जो हमारा पीसीएस एग्जामिनेशन हुआ था, पीसीएस प्री हमने निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोचे होते हैं कि मेंस नहीं निकाला तो फिर से हम यहाँ पर ट्राई करते रहेंगे, तो हम वहां पर ट्राई करते रह जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी ना शादी होती है ना हमारे बाल बच्चे होते हैं, उसके बाद हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो हमने क्या किया कि यूट्यूब पर आ चुके हैं, उसके बाद फिर हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, अपने बलबूते ने किया, और हमने सोचा अपने मतलब हमारे जो दिमाग है, जो भी हमारे दिमाग ने कहा कि हाँ भैया यहाँ पे चलो 2 पैसे मिलेंगे, 2 वक्त की रोटी खाएंगे मिलेंगे। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेनी चाहिए, न कि सरकार पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। हाँ बिल्कुल, सरकार का ये काम है, सरकार को हम चुनते इसीलिए है कि वो हमें रोजगार दे, लेकिन सरकार के पास भी एक थोड़ी मतलब लिमिटेशन होती है कि वो उतनी जॉब दे सकता है जितनी उसके पास वैकेंसी रहेगी। ठीक है, या फिर चाहे कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां भी वो उतना ही दे सकता है जहां पे उसकी जरूरत होगी।